औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ्स को एंजॉय कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर से पहले हम लोगों ने तीन वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो डिस्कस हमने की थी। मैंने बना के उसको मैंने अपलोड कर दिया है ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर। और हम लोग जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है इन C++ स्टार्ट हमने उसका ले लिया था। लास्ट वीडियो के अंदर जो है हमारी जो स्लाइड्स रह गई थी हम वहीं से ही कंटिन्यू करेंगे। इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों ने इस चैनल को, जिसका नाम है कोड विद फैसल, इसको ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है। और सब्सक्रिप्शन का तरीका इंतहाई आसान है। यहाँ पे यू विल सी अ रेड बटन जिस पे सब्सक्राइब लिखा होगा, इस जगह पे कहीं पे, तो आप उसको जस्ट क्लिक कर लें और आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो आपको पसंद आई तो इसको काइंडली फिर आप लाइक भी कर लें। इसको डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपके बाकी कोई साथी हैं किसी और सेक्शन के या किसी और सेमेस्टर के, ठीक है, या किसी और यूनिवर्सिटी के जो कि C++ प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, तो आप उनके साथ भी उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी आप जो है वो इन वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। तो आइए साथियों, स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। ओके, ये हम लोगों ने कल जो है प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल ऑफ डिस्टेंस प्रोग्राम देख लिया था। इससे पहले जो है हम लोगों ने उसके बाद जो है हमने कंस्ट्रक्टर का एक एग्जांपल देखा था, अगर आपको याद हो, काउंटर वाला प्रोग्राम। आज हम सबसे पहला काम ये करेंगे, प्लेसिंग अ क्लास इन सेपरेट फाइल। अभी तक तो आप लोगों ने जितने भी प्रोग्राम C++ के अभी तक हम लोगों ने जितने भी बनाए हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हम ये कर रहे होते थे कि एक जो आपकी जो CPP फाइल होती है, उसी में ही आपका मेन मेथड भी पड़ा हुआ है, मेन फंक्शन, और उसी में ही क्लास की डेफिनेशन भी पड़ी हुई है। तो क्यों ना हम जो क्लास है उसको एक सेपरेट फाइल के अंदर, एक सेपरेट हेडर फाइल के अंदर हम उसको डिफाइन कर लें। ठीक है, क्लास का जो कोड है वो हम उसमें लिख दें। और फिर उसके बाद जो है हम जो CPP फाइल है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारा जो मेन फंक्शन है वो उसके अंदर हम लिख देंगे। दूसरी चीज हम देखेंगे डिस्ट्रक्टर, कि डिस्ट्रक्टर क्या चीज है, तो और उसकी एग्जांपल प्रोग्राम देख लेंगे। फिर हम देखेंगे कंस्ट्रक्टर विद आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने जो कंस्ट्रक्टर्स बनाए हैं वो कहलाते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यानी कि उसको ये एक ऐसा मेंबर फंक्शन होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसको किसी किस्म का कोई आर्ग्यूमेंट आपने पास नहीं किया होता। लेकिन कंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो विद आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, आप उनको आर्ग्यूमेंट्स भी पास कर सकते हो। हम उसकी एग्जांपल प्रोग्राम देख लेंगे। और उसके बाद आखिरी जो प्रोग्राम होगा वो ये होगा कि एक फंक्शन को आप ऑब्जेक्ट्स एज एन आर्ग्यूमेंट, यानी कि किसी किसी क्लास के ऑब्जेक्ट्स किसी मेंबर फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट्स आप कैसे पास कर सकते हैं। अभी तक तो आप लोगों ने जो फंक्शंस पढ़े हैं, इवन जो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का कोर्स था उसमें आपने जो फंक्शंस बनाए थे, तो उसके अंदर ना आप प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स पास कर रहे होते थे या कांस्टेंट्स पास कर रहे होते थे। मिसाल के तौर पे आपने कोई इंटीजर वैल्यूज पास करनी है किसी फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट। तो आज हम देखेंगे कि किसी क्लास का ऑब्जेक्ट आप कैसे पास कर सकते हैं अपने मेंबर फंक्शंस को। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं अपनी जो हमारी स्लाइड है जहाँ से हमने ये स्टार्ट करना था। ठीक है, हमने बेसिकली ये जो आखिरी जो प्रोग्राम हमने बनाया था लास्ट वीडियो में वो ये काउंटर की एग्जांपल थी। ठीक है, इसमें हमने कंस्ट्रक्टर देखा था कि कंस्ट्रक्टर जो है वो किस तरीके से काम करता है। ठीक है, और यहाँ पे आई बिलीव कि दिस वाज द स्लाइड, इनफैक्ट दिस वाज, आई थिंक दिस वाज द स्लाइड के यहाँ पे, अच्छा ये हमारी वो स्लाइड थी जहाँ से हमने जो है वो लेक्चर जो था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, और मैंने आपसे कहा था कि यहीं से आगे स्टार्ट करेंगे। तो इसमें ये जो आखिरी चीज़ है कि इनिशियलाइजेशन इन कंस्ट्रक्टर्स फंक्शन बॉडी, ये एक तरीका है आपने क्लास के डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करने का, ये एक तरीका है, बट इट इज़ नॉट प्रेफरेबल, ये प्रेफर्ड तरीका नहीं है। ठीक है, ये आपके कंस्ट्रक्टर का नाम है, कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम जो है वो सेम होता है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। और कंस्ट्रक्टर की रिटर्न टाइप कोई नहीं होती, नॉट इवन यू विल हैव टू राइट वॉइड। ठीक है, इसके सामने इन फ्रंट ऑफ कंस्ट्रक्टर आप वॉइड भी नहीं लिखोगे। काउंट जो है वो आपकी काउंटर जो क्लास थी उसका वेरिएबल है, डेटा मेंबर है, और उसको हम जो है वो जीरो से इनिशियलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तरीका ठीक है लेकिन इट इज नॉट प्रेफरेबल। ठीक है, दिस इज नॉट द प्रेफर्ड अप्रोच। ओके, प्रेफर्ड अप्रोच क्या है? प्रेफर्ड अप्रोच ये है कि
आप अपने कंस्ट्रक्टर का नाम लिखें, पैरेंथेसिस लगाएं और फुल कोलन लिख दें। फुल कोलन के बाद अपने क्लास के डेटा मेंबर का नाम लिखें और ब्रैकेट के अंदर जो है वो उसकी वैल्यू दे दें, यानी कि इनिशियल वैल्यू उसकी, जो लेट सपोज मैं चाहता हूं कि यार जीरो से इनिशियलाइज हो, तो आप इसको ब्रैकेट के अंदर जीरो दे दें। और फिर ये उसके बाद ये करली ब्रेसेस हैं, ये आपके कंस्ट्रक्टर की ओपनिंग करली ब्रेसेस है, ये आपके कंस्ट्रक्टर की क्लोजिंग करली ब्रेसेस है। तो ये प्रेफर्ड तरीका है, ठीक है। ओके, इसके बाद ये कि इफ मल्टीपल मेंबर्स मस्ट बी इनिशियलाइज दे आर सेपरेटेड बाय कॉमास। अब आपकी जो काउंटर वाली जो क्लास थी इसमें तो सिर्फ एक ही डेटा मेंबर था, एक ही वेरिएबल था। अगर एक से ज्यादा वेरिएबल्स होंगे, एक से ज्यादा डेटा मेंबर्स होंगे और आपने अगर उनको इनिशियलाइज करना है विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर अप्रोच, ठीक है, ये जो अप्रोच आपके सामने है, तो फिर किस तरीके से करेंगे? फिर इस तरीके से करेंगे जी कि अपने कंस्ट्रक्टर का नाम लिखेंगे, ठीक है, उसी तरीके से ब्रैकेट लगा के कोलन अपने पहले डेटा मेंबर का नाम लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर उसकी इनिशियल वैल्यू, फिर कॉमा लगा के दूसरे डेटा मेंबर का नाम और ब्रैकेट के अंदर उसकी इनिशियल वैल्यू, फिर कॉमा तीसरा डेटा मेंबर और ब्रैकेट के अंदर उसकी इनिशियल वैल्यू, ठीक है। और इसके बाद ये ओपनिंग करली ब्रेसेस और क्लोजिंग करली ब्रेसेस आपने मस्ट लगानी होंगी, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर की ओपनिंग करली ब्रेसेस हैं और ये कंस्ट्रक्टर की क्लोजिंग करली ब्रेसेस हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है वो मल्टीपल, अगर आपके एक से ज्यादा अगर डेटा मेंबर्स हैं क्लास के अंदर, वेरिएबल्स हैं, तो कंस्ट्रक्टर इस तरीके से उनको इनिशियलाइज करेगा और ये उसका सिंटेक्स है, ये उसके लिखने का तरीका है, ठीक है। अगर एक डेटा मेंबर है तो सिंपल आपने इस तरीके से लिख दिया डेटा मेंबर का नाम और उसके अंदर ब्रैकेट में उसकी इनिशियल वैल्यू। अगर कोई दो डेटा मेंबर्स हैं तो इसके बाद काउंट जीरो के बाद आप कॉमा लगाएं, अपने अगले डेटा मेंबर का नाम लिखें और ब्रैकेट के अंदर उसकी इनिशियल वैल्यू लिख दें। ओके जी, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। बेसिकली हमारा जो आज का लेक्चर है वो यहीं से स्टार्ट होना था, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर की हमने थोड़ी बहुत बात कर ली कि प्लेसिंग अ क्लास इन अ सेपरेट फाइल, के क्लास को एक सेपरेट फाइल के अंदर जो है हम रखेंगे, क्लास को हम एक सेपरेट हेडर फाइल के अंदर रखेंगे, ठीक है। डॉट एच आपकी वो हेडर फाइल्स होती हैं जिनको आप अपने प्रोग्राम के अंदर क्या कर लेते हो, इंक्लूड करते हो। जैसे आपकी आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल है, जैसे स्ट्रिंग की हेडर फाइल है, ठीक है। और इस तरीके से और भी बेतहाशा आपकी हेडर फाइल्स हैं। तो हेडर फाइल्स के अंदर जो है आपकी जो फंक्शंस होती हैं, जो फंक्शंस होते हैं आपके बिल्ट इन, उनकी ना डेफिनेशन उसमें पड़ी होती है, यानी कि उसमें फंक्शंस की ना वर्किंग उसके अंदर पड़ी होती है कि ये आपका बिल्ट इन फंक्शन जो है ये कैसे काम करता है, ठीक है। बहरहाल ओके, दो चीजें होती हैं, एक हेडर फाइल है, एक हमारे पास जो है मेन फाइल है, यानी कि वो फाइल सीपीपी फाइल जिसके अंदर आपका मेन फंक्शन होगा, ठीक है। हेडर फाइल विल कंटेन द डेफिनेशन ऑफ अ क्लास, कि क्लास की डेफिनेशन जो है वो हम हेडर फाइल के अंदर रख देंगे। और आपकी हेडर फाइल जो है वो बेसिकली एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं होती, आप इसको रन नहीं कर सकते, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे कि इस हेडर फाइल को जब हम बना देंगे तो हम फिर इसको अपनी जो सीपीपी फाइल होगी ना जिसके अंदर हमारा मेन फंक्शन होगा, हम उसके अंदर इसको इंक्लूड कर देंगे, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि अपने नॉर्मल हम हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। मेन जो फंक्शन होगा आपका वो एक सीपीपी फाइल के अंदर पड़ा होगा और इसमें हम इंक्लूड कर लेंगे अपनी वो वाली हेडर फाइल विच कंटेन्स द क्लास डेफिनेशन। जो ऊपर आपने हेडर फाइल बनाई है ना जिसमें आपने क्लास की डेफिनेशन लिखी है, उसको हम इसके अंदर क्या कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे। ये आपकी जो मेन जो फाइल है, ये आपकी बेसिकली एग्जीक्यूटेबल फाइल है, यानी कि जो भी फाइल हो जिसमें मेन फंक्शन होगा वो फाइल आपकी क्या कहलाएगी, एग्जीक्यूटेबल फाइल कहलाएगी। उसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, उसको आप रन कर सकते हो, हेडर फाइल्स को आप रन नहीं कर सकते, ठीक है। ओके जी, तो डिस्ट्रक्टर्स पे जाने से पहले हम इसका जो है एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं। मैं इस प्रोग्राम को जो है मिनिमाइज कर देता हूं और आपको सारे स्टेप्स दिखा देता हूं कि किस तरीके से आप अपनी क्लास की डेफिनेशन को सेपरेट फाइल के अंदर रखेंगे, हेडर फाइल के अंदर, और फिर उस हेडर फाइल को आप कैसे इंक्लूड करोगे अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए जो है मैं क्या करता हूं कि एक यहाँ पे चलते हैं और एक नया प्रोजेक्ट हम बना लेते हैं, ठीक है। फाइल मेन्यू पे जाऊंगा, न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है। कंसोल एप्लीकेशन है, सी प्लस प्लस है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट का टाइटल है, प्रोजेक्ट का टाइटल मैंने दिया है सेपरेट फाइल फॉर क्लास, ठीक है, सेपरेट फाइल फॉर क्लास। इसको नेक्स्ट कर दें और इसको फिनिश कर दें। ये आपका प्रोजेक्ट फोल्डर है, सोर्सेस का फोल्डर है इसमें, और इसके अंदर ये मेन डॉट सीपीपी फाइल है, ठीक है। मेन डॉट सीपीपी फाइल के अंदर हम अब क्लास जो है हम इसके अंदर नहीं लिखेंगे, हम क्लास एक दूसरी हेडर फाइल के अंदर बनाएंगे, ठीक हो गया जी। तो हेडर फाइल कैसे बनेगी, आप ये सेपरेट फाइल फॉर क्लास जो है आप
इस प्रोजेक्ट को, ठीक है, ये तो आपका प्रोजेक्ट जो है, मेक श्योर कर लें कि आपका प्रोजेक्ट जो है ये बोल्ड लेटर्स के अंदर लिखा हो, यानी कि ये आपका एक्टिव प्रोजेक्ट हो। अगर ये एक्टिव प्रोजेक्ट नहीं होगा तो आप इस तरह कर लें कि इस पर राइट क्लिक कर लें, ठीक है, और यहां पे जैसे मिसाल के तौर पे ये काउंटर प्रोजेक्ट एक्टिव नहीं है, इस पर मैं राइट क्लिक करता हूं तो यहाँ पे एक्टिवेट प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। ये तो ऑलरेडी एक्टिवेटेड है तो इसलिए यहाँ पे आपको वो ऑप्शन जो है वो यहाँ पे नहीं आएगा। तो आपने क्या करना है कि अपने एक्टिवेट करना है प्रोजेक्ट को, मेक श्योर कर लें कि वो एक्टिवेटेड है। फाइल मेन्यू पे जाएं, न्यू के ऑप्शन पे जाएं और यहाँ पे आपको क्लास का ऑप्शन मिलेगा, आप क्लास के ऑप्शन पे चले जाएं। ये आपसे पूछेगा कि यार आपकी क्लास का नाम क्या है, ठीक है। तो हम वही डिस्टेंस वाली हमने जो क्लास बनाई थी, मैं उसी क्लास का नाम दे देता हूँ डिस्टेंस, और यहाँ पे कुछ बंच ऑफ ऑप्शंस आपको नजर आएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है मैं कहता हूँ कि अभी तो हमने खैर डिस्ट्रक्टर्स पढ़े ही नहीं है, तो इसलिए मैं ना इसको अनचेक कर देता हूँ और आप भी फिलहाल इसको क्या कर लें, अनचेक कर लें, नंबर 1। नंबर 2, मेक श्योर कर लें कि ये जो ऑप्शन है ना, हेडर एंड इम्प्लीमेंटेशन फाइल शैल बी इन द सेम फोल्डर, ये चेक्ड होना चाहिए। मेरे केस में ये अनचेक्ड है, मैं इसको क्या करूंगा, इसको चेक कर दूंगा, ठीक है। मेक श्योर कर लें कि ये चेक्ड हो, अगर पहले से चेक्ड है तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, और अगर ये अनचेक्ड है तो इसको चेक कर लें। और इसके बाद ये क्रिएट का बटन यहाँ पे नजर आ रहा होगा, इसको मैं जो क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ये आ रहा है द न्यू क्लास हैज बीन क्रिएटेड, डू यू वांट टू ऐड इट टू द करंट प्रोजेक्ट। मैं कहता हूँ हाँ जी, मेरा जो एक्टिवेटेड प्रोजेक्ट है इसके अंदर इसको ऐड भी कर लें, तो मैं इसको यस प्रेस कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ओके प्रेस कर दें, ठीक है। ओके, अब आप देखें ना, यहाँ पे एक आपकी मेन डॉट सीपीपी फाइल थी पहले से इस प्रोजेक्ट के अंदर, वो अभी भी मौजूद है, वो पहले भी मौजूद थी। एक आपकी फाइल ऐड हुई है जिसका नाम है डिस्टेंस डॉट सीपीपी, इसको मैं क्लिक करता हूं, ठीक है। तो इसका कोड अभी मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। डिस्टेंस डॉट सीपीपी, फिर आपकी ये जो एक और फोल्डर इसमें ऐड हो गया जिसका नाम है हेडर्स, इसमें आपकी हेडर फाइल्स ऐड हुई हुई होंगी। इसमें एक हेडर फाइल ऐड हुई है जिसका नाम है डिस्टेंस डॉट एच, डिस्टेंस डॉट एच, ये आपकी हेडर फाइल है। मैं इसको डबल क्लिक करके आपको दिखा देता हूं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ये जो शुरू में जो लिखा है ना, इसको एज इट इज रहने दें। इट इज टू अर्ली टू डिस्कस दीज टू लाइंस ऑफ कोड एंड दिस लास्ट जो आपकी स्टेटमेंट है, इसको डिस्कस करना अभी वैसे टू अर्ली है। ये जब हम टाइम मिलेगा, जब हम प्रॉपर इस टॉपिक पे पहुंचेंगे, ठीक है, तो इसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इसको एज इट इज रहने दें। यहाँ पे ना ये जो डिस्टेंस डॉट एच जो फाइल है, इसके अंदर हम अपनी क्लास को डिफाइन करेंगे, यानी कि क्लास को बताएंगे, इसमें हम बताएंगे क्या हमारी जो क्लास है ना, उसका नाम है डिस्टेंस। पब्लिक उसके डेटा मेंबर्स हम लिख देंगे, जस्ट लिख देंगे मेंबर्स। ये जो डिस्टेंस है ये क्या चीज है, ये बेसिकली कंस्ट्रक्टर है आपका, ठीक है। इसका नाम देखें, मेंबर फंक्शन का और क्लास का नाम सेम है। हम इसमें मेंबर फंक्शंस को जस्ट डिक्लेयर करेंगे, उनको हम डिफाइन नहीं करेंगे, यानी कि उनको हम ओपनिंग करली ब्रेसेस एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस के अंदर हमने जो स्टेटमेंट्स लिखी थी, मैं आपको अगर दिखा सकूं, यहाँ पे जो डिस्टेंस वाला जो प्रोग्राम हमने बनाया था यहाँ पे आपके सामने है। इसमें आपकी जो क्लास थी डिस्टेंस, ठीक है, इसमें ये पब्लिक के अंदर ये आपका जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, इसमें जो लिखा हुआ है फीट इज इक्वल टू 0, इंचेस इज इक्वल टू 0, यानी कि इसकी इंप्लीमेंटेशन जो है ना वो हेडर फाइल के अंदर नहीं होगी। दिस स्टेटमेंट विल नॉट बी रिटन इन द हेडर फाइल। इसी तरीके से ये जो सेट डिस्ट का फंक्शन था, इसकी इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे है, ओपनिंग करली ब्रेसेस एंड क्लोजिंग करली ब्रेसेस। तो इसकी जो इंप्लीमेंटेशन होगी वो इस हेडर फाइल के अंदर नहीं होगी। इसमें जस्ट आपके ये जो फंक्शंस हैं इनको हम जस्ट डिक्लेयर करेंगे, जिसको कहते हैं, इसको कहते हैं प्रोटोटाइप, कि आप अपने फंक्शन का जस्ट प्रोटोटाइप लिख रहे हैं, कि आप जस्ट बता रहे हैं कि यार मेरी इस क्लास के अंदर ना एक मेंबर फंक्शन होगा जिसकी रिटर्न टाइप वॉइड होगी, उसका नाम होगा सेट डिस्ट, और उसको ना एक इंटीजर और एक फ्लोट वैल्यू उसको जो है मैं पास करूंगा। बाकी इसकी जो डिटेल है कि यार ये कैसे काम करेगा, वो हम अपने डिस्टेंस डॉट एच फाइल के अंदर, जो आपकी हेडर फाइल है उसके अंदर नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसको हम लिखेंगे डिस्टेंस डॉट सीपीपी फाइल के अंदर, लेकिन कैसे लिखेंगे वो मैं आपको थोड़ी देर के अंदर बता देता हूं, ठीक है। इसी तरीके से आपका ये जो गेट डिस्ट का मेंबर फंक्शन है, ये कंप्लीटली तौर पे यहाँ पे क्या हुआ है, डिफाइंड है। हम उसको डिफाइन नहीं करेंगे डॉट एच फाइल के अंदर, जो हेडर फाइल है हमारी ये डिस्टेंस डॉट एच, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे शो डिस्ट का फंक्शन भी है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं कि हमारे ये जितने भी मेंबर फंक्शंस हैं, जैसे डिस्टेंस है, ये तो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, हम जस्ट इनको क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। मैं यहाँ से इस सेट डिस्ट को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और डिस्टेंस डॉट
ये जो प्रोग्राम है ना, ये वाला, ये ऑलरेडी बना हुआ है। ये बेसिकली ये डिस्टेंस एग्जाम्पल के नाम से जो प्रोग्राम है ना, डिस्टेंस एग्जाम्पल, ठीक है, ये वाला प्रोग्राम है। तो मैं क्या करूंगा कि इस एक एक फंक्शन को, मेंबर फंक्शन को मैं कॉपी करूंगा, ठीक है। डिस्टेंस डॉट एच जो आपका हेडर फाइल है, इसमें मैं जाऊंगा और पब्लिक के नीचे मैं यहाँ पे इसको ना जस्ट इसका प्रोटोटाइप लिख दूंगा, ठीक है। जस्ट आई विल राइट द प्रोटोटाइप और यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। जस्ट मैंने यहाँ पे फंक्शन को क्या किया है, इस मेंबर फंक्शन को जस्ट मैंने डिक्लेयर किया है, मैंने नहीं बताया कि क्या काम करेगा। तो हेडर फाइल के अंदर जो आपकी क्लास होती है उसकी जस्ट आपने उसको क्लास जो है वो डिफाइन, जस्ट आपने अपनी क्लास जो है वो डिक्लेयर करनी है और क्लास के अंदर जो मेंबर फंक्शंस है, मेंबर फंक्शंस को आपने डिक्लेयर करना है। तो इसमें बेसिकली चार मेरे ख्याल से मेंबर फंक्शंस थे। एक वॉइड गेट डिस्ट का मेंबर फंक्शन है, मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूं और डिस्टेंस डॉट एच में जाके इसको पेस्ट कर देता हूं और आखिर में सेमीकोलन लगाऊंगा क्योंकि मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूं। फिर चलता हूं इसी मेन डॉट सीपीपी के अंदर, एक है वॉइड शो डिस्ट का फंक्शन, इसको कॉपी किया और डिस्टेंस डॉट एच में जाके इसको मैंने पेस्ट कर दिया और आखिर में सेमीकोलन लगा दिया। तो आपके ये चार मेंबर फंक्शंस हैं, एक कंस्ट्रक्टर है, एक सेट डिस्ट का मेंबर फंक्शन है, एक गेट डिस्ट का मेंबर फंक्शन है, एक शो डिस्ट का मेंबर फंक्शन है। मैंने इनको जस्ट यहाँ पे क्या किया, डिक्लेयर कर लिया। ये प्रोटेक्टेड का कीवर्ड है, ये मैं अभी आपको नहीं समझा सकता क्योंकि अभी आप उस लेवल ऑफ नॉलेज तक पहुंचे नहीं हो। जब हम इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वहां पे फिर मैं आपको ये प्रोटेक्टेड का जो कीवर्ड है वो बताऊंगा। और प्राइवेट के अंदर जो है हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो क्लास ऑलरेडी जो डिस्टेंस की बनी हुई है, इसके अंदर दो डेटा मेंबर थे, फीट और इंचेस, ठीक है। मैं इनको कर लेता हूँ कॉपी और डिस्टेंस डॉट एच के प्राइवेट जो एक्सेस स्पेसिफायर है उसके अंडर मैं इन दो डेटा मेंबर्स को क्या कर लेता हूँ, डिक्लेयर कर लेता हूँ, ठीक है। ये डिक्लेयर हो गए। मैं अपने ये जो जो भी चेंजेस हुई हैं, इन चेंजेस को मैं क्या कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। ओके जी, तो हमने यहाँ पे जो डिस्टेंस डॉट एच जो फाइल है हमारी, इसमें हमने अपनी क्लास का स्ट्रक्चर बता दिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि डिस्टेंस डॉट सीपीपी के अंदर जाएंगे और यहाँ पे आपके जितने भी मेंबर फंक्शंस हैं, इन तमाम मेंबर फंक्शंस की जो डेफिनेशन है, यानी कि हमने ये जो प्रीवियस जो प्रोग्राम था, अगर मैं उसकी मेन डॉट सीपीपी फाइल खोल दूं, जैसे ये आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जिसमें लिखा है कि यार फीट इज इक्वल टू 0, इंचेस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम ये जो इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो इम्प्लीमेंटेशन जो है हम इस इन इन तमाम मेंबर फंक्शंस की, जैसे ये कंस्ट्रक्टर हो गया, जैसे ये सेट डिस्ट हो गया, गेट डिस्ट हो गया, शो डिस्ट हो गया, तो इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन होगी ना वो हम डिस्टेंस डॉट सीपीपी फाइल के अंदर करेंगे, ठीक है, डिस्टेंस डॉट सीपीपी फाइल के अंदर। ओके, तो यहाँ पे मैं इस वाले को तो सबसे आखिर में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पे आते हैं, देखते हैं यार डिस्टेंस डॉट एच के अंदर ना एक मेंबर फंक्शन है जिसका नाम है सेट डिस्ट, सेट डिस्ट, ठीक है। और चलते हैं यहाँ पे जो प्रीवियस हमने जो प्रोग्राम बनाया था उसी का ही जो कोड है ना उसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। सो सेट डिस्ट में ना ये कोड लिखा हुआ था, इस कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ। फीट इज इक्वल टू एफ, इंचेस इज इक्वल टू वाई, ठीक है। और डिस्टेंस डॉट सीपीपी फाइल में जाते हैं और यहाँ पे अब आप पहली चीज तो ये देखें कि आपका ये जो सेट डिस्ट है इसकी रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड है ना इसकी रिटर्न टाइप। अब हम क्या करने लगे, जो डिस्टेंस डॉट एच में आप जो फाइल है आपकी, इसमें जो सेट डिस्ट नामी जो मेंबर फंक्शन है, आपने यहाँ पे क्या किया, इसको डिक्लेयर किया है ना, हम इसको डिफाइन करने लगे हैं आप डिस्टेंस डॉट सीपीपी फाइल के अंदर। इसकी रिटर्न टाइप क्या है देख लें, वॉइड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो इसकी रिटर्न टाइप लिखूंगा वॉइड, नंबर 1। नंबर 2, ये जो सेट डिस्ट मेंबर फंक्शन है ये कौन सी क्लास के अंदर डिक्लेयर्ड है, भाई उस क्लास का नाम क्या है, उस क्लास का नाम है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस डॉट सीपीपी में इसकी रिटर्न टाइप लिखी और इसके बाद मैं इसकी क्लास का नाम लिख देता हूं। क्लास का नाम लिखने के बाद मैं यहाँ पे दो कोलन्स लगाऊंगा। दीज टू कोलन्स आर बेसिकली कॉल्ड एज द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है। और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के बाद मैं अपनी ये जो मेंबर फंक्शन है ना सेट डिस्ट, ठीक है, मैं इसका नाम लिखूंगा और इसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं वो पैरामीटर्स भी लिख देते हैं, ठीक है, डिस्टेंस डॉट सीपीपी के अंदर। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे ना सिर्फ हम पैरामीटर्स लिखेंगे बल्कि ये जो वेरिएबल्स हैं वेरिएबल्स भी हम इसके अंदर डिक्लेयर कर लेंगे। यहाँ पे करने के बाद ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि अपना ये जो सेट डिस्ट का जो मेंबर फंक्शन है ना, उसकी जो इंप्लीमेंटेशन है जो कि प्रीवियस प्रोग्राम से मैं कॉपी करने लगा हूं, ठीक है। यहाँ पे फीट इज इक्वल टू एफ, इंचेस इज इक्वल टू आई, मैं इसको कर लेता हूं कॉपी और चलते हैं डिस्टेंस डॉट सीपीपी के अंदर और यहाँ पे मैं इसको जो है पेस्ट कर देता हूं, ठीक है।
ओके जी, देखें दो तरीकों से ना आप अपने मेंबर फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं। या तो मेंबर फंक्शन डिफाइन होगा क्लास के अंदर, या मेंबर फंक्शन डिफाइन होगा क्लास से बाहर। अगर क्लास के अंदर अगर आपने अपने मेंबर फंक्शन को डिफाइन करना है तो उसका ये तरीका है। ये प्रीवियस प्रोग्राम के अंदर हम ये देख चुके हैं कि आप अपनी, जैसे ये क्लास है, डिस्टेंस इसकी बॉडी शुरू हो रही है यहां से लाइन नंबर 4 से, ठीक है। ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस आपने लगाई और पब्लिक के अंदर आपने अपने जो मेंबर फंक्शंस हैं उनको डिफाइन करना शुरू कर दिया, ठीक है। लेकिन आपकी जो मेंबर फंक्शंस हैं डिस्टेंस डॉट एच फाइल के अंदर आपने इन मेंबर फंक्शंस को, अगर यहां पे जैसे लेट्स सपोज आपका मेंबर फंक्शन जो है ये जस्ट डिक्लेयर है, डिफाइन नहीं हुआ क्लास के अंदर, क्लास से बाहर आपको इसको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हेडर फाइल के अंदर किसी किस्म की कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं होती है, इट इज नॉट एन एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो इसलिए डिस्टेंस डॉट सीपीपी इट इज अ फाइल विच इज आउटसाइड द क्लास, क्लास से बाहर है ये। तो क्लास से बाहर जब हम अपने मेंबर फंक्शंस को डिफाइन करेंगे तो हम उसका तरीका क्या होगा, उसका तरीका ये होगा कि सबसे पहले आप लिखोगे अपने उस मेंबर फंक्शन का रिटर्न टाइप जिसको आप क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। नंबर 2, आप उस क्लास का नाम लिखोगे जिस क्लास से वो मेंबर फंक्शन बिलोंग कर रहा है, यानी कि वो किस क्लास के अंदर है वो मेंबर फंक्शन, सेट डिस्ट का, वो है जी डिस्टेंस क्लास के अंदर। उसके बाद आप लगाओगे ये 2 कोलन, ये ऑपरेटर जो है ये कहलाता है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। दिस इज कॉल्ड एज द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के बाद आप अपने मेंबर फंक्शन का नाम लिखोगे और फिर उसके अंदर जो उसके पैरामीटर्स हैं उनको आप डिक्लेयर करोगे और ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस में आप अपने मेंबर फंक्शन का जो कोड होगा वो कोड लिख दोगे। यहां पे ये आपका जो मेंबर फंक्शन है, ठीक है, ये बेसिकली आपका कंस्ट्रक्टर है। तो कंस्ट्रक्टर की तो रिटर्न टाइप कोई नहीं होती ना, तो इसलिए हम इसके स्टार्ट में क्या करेंगे, वॉइड भी नहीं लिख सकते। यहां पे जो डिस्टेंस लिखा है ना, पहला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, वर्ड डिस्टेंस, ये आपकी क्लास का नाम है। जैसे यहां पे हमने वॉइड के बाद क्लास का नाम लिखा, फिर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के बाद हम अपने मेंबर फंक्शन का नाम लिखते हैं, तो ये मेंबर फंक्शन का नाम है। दिस इज नॉट द नेम ऑफ अ क्लास, दिस इज द नेम ऑफ अ मेंबर फंक्शन। तो कंस्ट्रक्टर, आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो क्या कर रहा है, वो फीट वेरिएबल में 0 इनिशियलाइज कर रहा है और इंचेस वेरिएबल के अंदर भी 0 इनिशियलाइज कर रहा है। ये कोड जो है हमारा प्रीवियस जो हमने प्रोग्राम लिखा था ये उसका कोड है। मैं यहां से इसको कॉपी कर लेता हूं और डिस्टेंस डॉट सीपीपी के अंदर जो आपका जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है मैं उसके अंदर ले जाके इस कोड को क्या कर लेता हूं, पेस्ट कर लेता हूं। तो 2 मेंबर फंक्शंस आपने उनको जो है वो डिफाइन कर दिया है, डिक्लेयर तो वो ऑलरेडी है यहाँ पे डिस्टेंस डॉट एच के अंदर, आप उसको क्या कर रहे हो, डिफाइन कर रहे हो। नेक्स्ट, वॉइड वॉइड गेट डिस्ट, ठीक है, वॉइड गेट डिस्ट। चलते हैं डिस्टेंस डॉट सीपीपी में और वॉइड जो गेट डिस्ट है उसको डिफाइन कर लेते हैं। तो वॉइड, उसकी रिटर्न टाइप लिखी, किस क्लास से वो बिलोंग कर रहा है उस क्लास का नाम लिखा, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लिखा और ये गेट डिस्ट का फंक्शन है इसको हमने लिखा, ठीक है। और ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम इसकी जो इंप्लीमेंटेशन होगी, इंप्लीमेंटेशन हम यहाँ पे इसके अंदर लिख देंगे। इंप्लीमेंटेशन में पुराना जो हमारा जो प्रोग्राम है मैं उसमें से ही इसको क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और डिस्टेंस डॉट सीपीपी के अंदर जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। आई होप कि यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स। मैं इसको कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ प्रीवियस प्रोग्राम से क्योंकि मैं टाइम जो है ना वो बचाना चाह रहा हूँ। ओके जी, तो आपका ये जो गेट डिस्ट मेंबर फंक्शन है ये भी क्या हो गया, डिफाइन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो फंक्शन है उसकी भी रिटर्न टाइप वॉइड है और वो भी जो है ना डिस्टेंस क्लास से बिलोंग करता है और उसका सेट डिस्ट तो हमने कर लिया, शो डिस्ट आपका रह गया है ना, तो उसका नाम है जी शो डिस्ट। ओपनिंग ब्रैकेट स्मॉल ओपनिंग ब्रैकेट स्मॉल क्लोजिंग ब्रैकेट लगाई, नेक्स्ट लाइन पे गए, ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस लगाई और प्रीवियस जो प्रोग्राम था उसमें शो डिस्ट के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ था उस कोड को मैं यहां से क्या कर लेता हूं, कॉपी कर लेता हूं। और डिस्टेंस डॉट सीपीपी के अंदर ये जो डिस्टेंस क्लास का शो डिस्ट मेथड है इसकी डेफिनेशन के अंदर हम जो है वो ये सारे का सारा जो कोड है वो लिख देते हैं। तो आपकी डिस्टेंस डॉट एच जो फाइल थी उसके अंदर 1 2 3 4 मेंबर फंक्शंस डिक्लेयर्ड थे। आपने डिस्टेंस डॉट सीपीपी के अंदर ये चारों के चारों मेंबर फंक्शंस इंक्लूडिंग दिस कंस्ट्रक्टर, ठीक है, वो सारे के सारे आपने क्या कर लिया, डिफाइन कर लिया, आपने उसकी वर्किंग बता दी। नंबर 1, मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिस्टेंस डॉट सीपीपी के अंदर आपने डिस्टेंस डॉट एच जो आपकी फाइल है जिसमें आपकी क्लास डिक्लेयर हुई है, ठीक है, आपने ये हेडर फाइल जो है ना इसके अंदर इंक्लूड करनी है डिस्टेंस डॉट सीपीपी के अंदर। तो डिस्टेंस डॉट सीपीपी के अंदर आपने इसको इंक्लूड किया है
और आप अगर यहाँ पे देख ले तो डिस्टेंस डॉट एच को मैंने डबल कोट्स के अंदर लिखा है। बेसिकली कंपाइलर को ये बताने का तरीका है कि डिस्टेंस डॉट एच जो है वो कोई पहले से मौजूद या बिल्ट इन हेडर फाइल नहीं है, बल्कि यूजर डिफाइंड हेडर फाइल है। यूजर ने खुद एक हेडर फाइल बनाई है, ठीक है, जिसका नाम है डिस्टेंस डॉट एच। तो यूजर जो भी हेडर फाइल बनाएगा अपनी मर्जी की, तो उसको इंक्लूड करने का तरीका ये होगा कि आप लिखेंगे हैश इंक्लूड और फिर उसके बाद आप डबल कोट्स के अंदर उस हेडर फाइल का जो है वो नाम लिखेंगे। अच्छा जी, तो यहां तक आपका प्रोग्राम जो है ना वो कुछ हद तक कंप्लीट हो गया है। मैं चलता हूं मेन डॉट सीपीपी के अंदर, और मेन डॉट सीपीपी के अंदर यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स लिखे ना, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, मैं इनको यहां से कर लेता हूं कट। मैं इसको यहां से क्या कर लेता हूं, कट कर लेता हूं, ठीक है। और इन स्टेटमेंट्स को मैं डिस्टेंस डॉट एच के अंदर ले जाके, डिस्टेंस डॉट एच के अंदर ले जाके पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। डिस्टेंस डॉट एच के अंदर ले जाके इन दोनों स्टेटमेंट्स को क्या कर लेता हूं, पेस्ट कर लेता हूं। ओके जी, ये जो डिस्टेंस डॉट एच है, ठीक है, ये आपकी डिस्टेंस डॉट सीपीपी फाइल जो है इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। यहां पे देखें हैश इंक्लूड डिस्टेंस डॉट एच। अब इस डिस्टेंस डॉट एच को मैं अपनी इस मेन डॉट सीपीपी के अंदर भी क्या कर लूंगा, इंक्लूड कर लूंगा। इंक्लूड का तरीका क्या है, आप सिंपल लिख लें हैश इंक्लूड, ठीक है, और डबल कोट्स के अंदर आपने लिखना है डिस्टेंस डॉट एच। ठीक हो गया जी, ओके जी। तो हमने अपनी जो मेन हमारी जो फाइल है इस प्रोजेक्ट के अंदर, जो मेन डॉट सीपीपी फाइल है, हमने उसके अंदर हैश इंक्लूड डिस्टेंस डॉट एच, हमने डिस्टेंस डॉट एच जो हेडर फाइल है हमने उसको इंक्लूड कर दिया है। और डिस्टेंस डॉट एच के अंदर क्या है, डिस्टेंस डॉट एच के अंदर जो है आईओ स्ट्रीम जो है वो इंक्लूड हुई हुई है, और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये दो लाइंस ऑफ कोड जो कि पहले मेन डॉट सीपीपी के अंदर थी, मैंने कट करके यहाँ पे डाल दिया। तो यहाँ पे मेन डॉट सीपीपी के अंदर जो कि आपका ये जो प्रोजेक्ट है सेपरेट फाइल फॉर क्लास, इसके अंदर जो सोर्सेज में जो मेन डॉट सीपीपी फाइल है, इसमें मैंने कहा यार कि इंक्लूड करो अपने इस डिस्टेंस डॉट एच हेडर फाइल को। देखिए हैश इंक्लूड जो डायरेक्टिव है इसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहा जाता है। इससे क्या होता है कि कंपाइलर क्या करेगा कि इस प्रोग्राम को रन करने से पहले आपकी जो डिस्टेंस डॉट एच जो हेडर फाइल है उसको भी इस मेन डॉट सीपीपी फाइल के साथ क्या कर लेगा, शामिल कर देगा, इंक्लूड कर लेगा। ओके जी, अब इसके बाद जो है अब बाकी का कोड जो है वही है जो कि आप लोगों ने इससे पहले मेन फंक्शन के अंदर लिखा था इन द प्रीवियस प्रोग्राम। मैं प्रीवियस प्रोग्राम को दोबारा ओपन करता हूं, ये वो प्रोग्राम है जिसके अंदर मेरी डिस्टेंस की क्लास, ठीक है, और मेरा जो मेन फंक्शन है वो सेम फाइल के अंदर पड़ा था। अब मेन फंक्शन के अंदर जो कोड लिखा है ना, मैं इस कोड को कर लेता हूं कॉपी, इन एक्सक्लूडिंग दिस रिटर्न जीरो, क्योंकि रिटर्न जीरो जो है वो ऑलरेडी मेरी मेन डॉट सीपीपी फाइल के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। तो मैं ये कोड कर लेता हूं इसको कॉपी, और यहाँ पे लाके मैं इसको पेस्ट कर लेता हूं, ठीक है। देखें आपकी यहाँ पे ये प्रोग्राम जो है ना, ये हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें डिस्टेंस क्लास के ना दो मेंबर फंक्शंस, सॉरी डिस्टेंस क्लास के ना इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं, डिस्ट वन एंड डिस्ट टू। डिस्ट 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 टू डिस्ट टू डॉट गेट डिस्ट के लिए डिस्ट टू का जो गेट डिस्ट है वो चलेगा, ठीक है। और गेट डिस्ट में जो है क्या होगा कि गेट डिस्ट चलेगा, ये आपसे कहेगा कि यार एंटर द वैल्यू ऑफ फीट। आप फीट की वैल्यू जो पुट करोगे तो वो डिस्ट टू में जाके स्टोर होगा, डिस्ट टू के फीट में जाके स्टोर होगा। फिर यहाँ पे एंटर द वैल्यू ऑफ इंचेस, इंचेस की वैल्यू जो भी आप स्टोर करोगे वो डिस्ट टू के इंचेस वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है ना मैसेज आएगा कि शोइंग द डिटेल्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्ट वन, तो डिस्ट वन डॉट शो डिस्ट। अब चूंकि डिस्ट वन के लिए कंस्ट्रक्टर चला होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है अगर आप देख लें यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जब चलेगा तो फीट वेरिएबल में 0 डाल देगा, इंचेस वेरिएबल में 0 पुट कर देगा फॉर डिस्ट वन एंड डिस्ट टू एज वेल। लेकिन यहाँ पे मैंने चूंकि डिस्ट टू की वैल्यूज जो है वो मैंने ओवरराइट करवा दी हैं, लेकिन डिस्ट वन की वैल्यूज मैंने ओवरराइट नहीं की। डिस्ट वन डॉट शो डिस्ट क्या करेगा कि ये जो शो डिस्ट का जो फंक्शन है, ठीक है, ये जो शो डिस्ट का फंक्शन है ये आपको शो करेगा द वैल्यू ऑफ फीट, फीट की वैल्यू 0 फॉर डिस्ट वन ऑब्जेक्ट के फीट वेरिएबल में चूंकि 0 पड़ा है इसलिए 0 डिस्प्ले करेगा, और इंचेस में भी 0 है तो ये आपको यहाँ पे 0 डिस्प्ले करके देगा। फिर इस तरीके से मैसेज आएगा आपको कि शोइंग द डिटेल्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्ट टू, और डिस्ट टू के लिए जो शो डिस्ट फंक्शन जो चल रहा है, शो डिस्ट फंक्शन वो क्या करेगा कि वो जो आपका डिस्ट टू ऑब्जेक्ट है उसकी फीट और इंचेस की वैल्यू शो करेगा, और ये वो वैल्यूज हैं जो कि आपने थोड़ी देर पहले
गेट डिस्ट फंक्शन कॉल करके जो वैल्यूज दी थी ये वही वैल्यूज आपको जो है वो शो करके देगा। इसके बाद मैं इस प्रोग्राम को जो है वो सेव कर लेता हूँ फाइल्स को, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि अपने इस प्रोजेक्ट को जो है वो बिल्ड कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें किसी किस्म का कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है, सारा कुछ बिल्कुल तकरीबन तैयार है। अगर लेट सपोज आपको ये इस तरीके की जो विंडो है ना, वो जो लॉग्स की विंडो है जो कि आपको नजर नहीं आ रही है फॉर एग्जाम्पल फॉर एनी रीजन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरीके का आपका इंटरफेस है तो आपने क्या करना है, व्यू के ऑप्शन पे जाना है, व्यू मेन्यू में जाना है और यहाँ पे लॉग्स का मेन्यू है, लॉग्स आप इसको क्लिक कर लें तो आप ये लॉग्स का मेन्यू आ जाएगा, ठीक है। अगर वो मिनिमाइज हुआ है तो आप इस तरीके से उसको ड्रैग करके तो थोड़ा सा उसका साइज जो है वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को मैंने बिल्ड तो कर दिया, अब मैं इसको रन कर लेता हूँ। तो रन करूंगा तो कहेगा एंटर द वैल्यू ऑफ फीट, ये अब disk2 की फीट वैल्यू आपसे मांग रहा है। तो मैं लिख देता हूँ 12 और इंचेस में 3.25, ठीक है। अभी आपको बता रहा है कि शोइंग द डिटेल्स ऑफ ऑब्जेक्ट disk1, द वैल्यू ऑफ फीट इज 0, द वैल्यू ऑफ इंचेस इज 0। disk1 के फीट और इंचेस में 0 है, बिकॉज disk1 जो क्रिएट हुआ था तो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू क्रिएट हुआ था और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ने इसके फीट और इंचेस में 0 वैल्यूज डाल दी थी। फिर उसके बाद मैंने disk2 की वैल्यूज यहाँ पे आपसे ली हैं 12 एंड 3.25। तो अब आपको बता रहा है कि यहाँ पे शोइंग द डिटेल्स ऑफ ऑब्जेक्ट disk2 और आपसे कह रहा है द वैल्यू ऑफ फीट इज 12 एंड द वैल्यू ऑफ इंचेस इज 3.25 और इसके बाद आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी देखें, आपकी फाइल का एक तो साइज कम हो गया, इसमें आप एरर्स आराम से ढूंढ सकते हैं, ठीक है। और जो आपकी जो डिस्टेंस जो क्लास है उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो पड़ी हुई है distance.cpp फाइल के अंदर, और जो क्लास की जो डिक्लेरेशन है और जो क्लास के अंदर जो मेंबर फंक्शंस हैं उनकी डिक्लेरेशन जो है और जो डेटा मेंबर्स हैं उनकी जो डिक्लेरेशन है वो distance.h हेडर फाइल के अंदर पड़ी है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट जो है ये आपको फुली क्लियर हो गया होगा। और इसका मकसद ये होता है कि आप अपनी ये जो मेन फाइल है इससे क्लास की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बिल्कुल अलग कर लें, क्योंकि इससे आपकी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड जो है वो यहाँ पे मेन फाइल के अंदर कम हो जाएगा, जिससे डिबगिंग में आसानी होगी। को एरर्स अगर आए हुए हैं तो उन एरर्स को ट्रैप करना भी आसान हो जाएगा और कोड जो है वो इजीली आपका जो है रीडेबल भी होगा। तो आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। तो चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ओके जी, ये कॉन्सेप्ट तो अभी अभी हम लोगों ने देख लिया है। इसके बाद देखते हैं डिस्ट्रक्टर्स के डिस्ट्रक्टर्स क्या है। डिस्ट्रक्टर इज अ फंक्शन which is called implicitly when an object is destroyed। ये डिस्ट्रक्टर भी एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है आपकी क्लास का और ये ऑटोमेटिकली कॉल होगा और ये उस वक्त कॉल होगा जब आपका ऑब्जेक्ट जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डिस्ट्रॉय का बेसिकली मतलब ये है कि देखिए, जब आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, जब आप लिखते हैं ना, लेट सपोज अपनी क्लास का नाम है लेट सपोज डिस्टेंस और आगे उसके आपने लिख दिया dist1 dist2, तो आपने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। तो ये जो एक ऑब्जेक्ट बनेगा या दो ऑब्जेक्ट्स बनेंगे या 5 ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, वट एवर जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, ये मेमोरी के अंदर स्पेस कंज्यूम करेंगे। और जब आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो रहा होगा तो जब आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो रहा होगा तो ये जो ऑब्जेक्ट्स होंगे जिन्होंने मेमोरी में स्पेस कंज्यूम की हुई होगी, जिन्होंने मेमोरी में स्पेस ली हुई होगी, इनको मेमोरी में स्पेस एलोकेट की हुई होगी, तो ये ऑब्जेक्ट्स जो है ना ये मेमोरी से जो स्पेस होगी ना वो वापस दे देंगे मेमोरी को और खुद जो है ना डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इसको डिस्ट्रॉय कहना कहते हैं। ओके, द नेम ऑफ द डिस्ट्रक्टर फॉर अ क्लास इज द टिल्डे कैरेक्टर फॉलोड बाय द क्लास नेम। यानी कि कंस्ट्रक्टर के केस में हमने पढ़ा था कि कंस्ट्रक्टर का नाम और आपकी क्लास का नाम जो है ना वो सेम होगा। इसी तरीके से आपकी डिस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होगा। जो क्लास का नाम होगा वही आपकी डिस्ट्रक्टर का नाम भी होगा और डिस्ट्रक्टर के नाम से पहले एक टिल्डे कैरेक्टर आएगा। ये वाला कैरेक्टर है, ये जो है ना आपको मिलेगा कीबोर्ड के ऊपर। एक की है एस्केप की एस्केप की के बिल्कुल नीचे एक की है, आपने शिफ्ट की प्रेस करनी है और उस पर्टिकुलर की को जो कि एस्केप की से बिल्कुल नीचे है। एस्केप की अगर नहीं पता तो कीबोर्ड के ऊपर 1 2 3 4 5 6 जो न्यूमेरिक आपके जो आपके बटन्स हैं उसमें जो 1 है, 1 के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे ये की आपको मिलेगी जिसपे ये टिल्डे का कैरेक्टर बना होगा। तो आपने शिफ्ट की प्रेस करनी है और टिल्डे का कैरेक्टर प्रेस करना है और आगे अपने क्लास का नाम लिखना है, तो ये आपका डिस्ट्रक्टर बन जाएगा, ठीक है। ओके, नो आर्ग्यूमेंट्स एंड नो रिटर्न टाइप फॉर अ डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर की तरह डिस्ट्रक्टर की भी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती और इसके कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते, ठीक है। इसको कोई आर्ग्यूमेंट्स आप इसको कोई आर्ग्यूमेंट्स आप पास नहीं कर सकते। वो और बात है कि आपकी जो कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर को आप आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हो लेकिन डिस्ट्रक्टर को आर्ग्यूमेंट्स पास नहीं कर सकते और कंस्ट्रक्टर की तरह इसकी रिटर्न टाइप जो है वो
कुछ भी नहीं होगी, नॉट इवन वॉइड। द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ डिस्ट्रक्टर्स इज टू डी एलोकेट द कंप्यूटर्स मेमोरी दैट वाज एलोकेटेड फॉर द ऑब्जेक्ट बाय द कंस्ट्रक्टर। के कंस्ट्रक्टर जब कंस्ट्रक्टर कब चलता है? कंस्ट्रक्टर तब चलता है जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, और जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो कंस्ट्रक्टर जो है उसके डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है, ठीक है। जब डेटा मेंबर्स आपके इनिशियलाइज हो जाएंगे तो इट मींस के ऑब्जेक्ट को मेमोरी के अंदर स्पेस मिल गई है, उसको स्पेस एलोकेट हो गई है, ठीक है। तो उसी स्पेस को जब आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो रहा होगा तो उसी स्पेस को डी एलोकेट करने के लिए डिस्ट्रक्टर यूज किया जाता है। और डिस्ट्रक्टर जो है वो उन ऑब्जेक्ट्स ने जो स्पेस कंज्यूम किया होता है मेमोरी में, उन स्पेसेस को मेमोरी स्पेस को डी एलोकेट कर देता है। ओके, तो डिस्ट्रक्टर की हम एक सिंपल सी एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, जिससे आपको डिस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। मैं ये बाकी के प्रोग्राम्स बंद कर देता हूँ, ठीक है, और सिंपल सी एक प्रोजेक्ट फाइल एक बनाते हैं, सिंपल सा एक प्रोग्राम उसके अंदर डिस्कस करते हैं डिस्ट्रक्टर्स के ऊपर, ठीक है। सी प्लस प्लस नेक्स्ट, यहां पे लिख देते हैं डिस्ट्रक्टर एग्जांपल, इसको नेक्स्ट किया, इसको फिनिश किया, ठीक है। सोर्सेज मेन डॉट सीपीपी, और यहां पे मेन से पहले इस तरह कर लेते हैं, क्लास डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। क्लास का नाम है जी माई क्लास, ठीक है। और इसके अंदर पब्लिक के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि एक तो इसका जो कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर हम डिफाइन कर लेते हैं, और कंस्ट्रक्टर में जस्ट हम इस तरह कर लेते हैं कि एक यूजर को एक मैसेज दिखा देते हैं कि कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। जब जब इसका ऑब्जेक्ट बनेगा ये मेथड आपका कंस्ट्रक्टर जो है ये चलेगा, और आपको जो है ना कंस्ट्रक्टर कॉल्ड का एक मैसेज मिलेगा। 5 ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे तो 5 दफा ये कंस्ट्रक्टर कॉल्ड का आपको मैसेज मिलेगा, ठीक है। ओके, इसी तरीके से एक आप डिस्ट्रक्टर भी डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। टिल्डे का कैरेक्टर डाला, वही जो आपकी क्लास का नाम है वही आपकी डिस्ट्रक्टर का भी वही नाम होगा, और इसके अंदर भी हम जस्ट एक यूजर को जो है वो मैसेज दे देंगे कि डिस्ट्रक्टर कॉल्ड कि डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, ठीक है। ओके जी, यहां पे मेन फंक्शन से पहले मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूं, और उसका नाम लिख देते हैं, इसकी रिटर्न टाइप वॉइड है, और इसका नाम है फंक्शन का कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर, ठीक है। फंक्शन का नाम क्या है? कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर, ठीक है। इस फंक्शन को जस्ट मैंने यहां पे क्या किया है, डिक्लेयर किया है, और इस फंक्शन को मैं यहां पे मेन फंक्शन के बाद डिफाइन भी कर देता हूं। ओके, इस मेंबर फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे कि ये हमारी जो क्लास है ना जिसका नाम है माई क्लास, इसके 2 ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं, ठीक है। obj1 obj2, और इससे पहले ना हम इसके अंदर एक यूजर को मैसेज दे देते हैं कि 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ माई क्लास विल बी क्रिएटेड, ठीक है, कि 2 ऑब्जेक्ट्स जो है ना आपके माई क्लास के वो क्रिएट होने वाले हैं, और जब ये 2 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे obj1 obj2, तो आपका कंस्ट्रक्टर चलेगा, और कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली चलेगा। पहले चलेगा आपके obj1 के लिए, फिर चलेगा obj2 के लिए, ठीक है। ओके, और इसके बाद मैं यहां पे लिख देता हूं कि सी आउट, लिख देते हैं यहां पे कि the function is terminating and returning the control to the main function, कि फंक्शन टर्मिनेट हो रहा है, और ये फंक्शन जो है ना अपना जो कंट्रोल है ना वो मेन फंक्शन को दे रहा है, ठीक है। तो ये फंक्शन जब कंप्लीट होगा
ठीक है, क्योंकि देखें ये जो आपका फंक्शन है जिसका नाम है कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर, फंक्शन का नाम मैंने बनाया हुआ है कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर। ये जब कंप्लीट होगा तो आपका डिस्ट्रक्टर चलेगा, ऑटोमेटिकली चलेगा डिस्ट्रक्टर। वो क्यों? क्योंकि देखें आपने ऑब्जेक्ट्स कहां पे बनाए हैं, आपने ऑब्जेक्ट्स इस फंक्शन के अंदर बनाए हैं ना, जिसका नाम है कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर। तो जब ये फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो इस फंक्शन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स होंगे, जितने भी इसके अंदर आपने ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर किए होंगे, बनाए होंगे, वो ऑब्जेक्ट्स भी खत्म हो जाएंगे। मेमोरी स्पेस उसको जो एलोकेट हुई भी होगी वो मेमोरी स्पेस डी एलोकेट हो जाएगी। तो मैं चलता हूं यहाँ पे मेन फंक्शन में, और मेन फंक्शन के अंदर मैं सबसे पहले लिखता हूं एक सी आउट स्टेटमेंट, और सी आउट स्टेटमेंट के अंदर मैं लिखता हूं कि आई एम इन द मेन फंक्शन। ठीक है, ये सारी मैं स्टेटमेंट्स इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को मैं इसका प्रोग्राम का जो फ्लो है ना वो समझा सकूं। और मेन फंक्शन के अंदर मैं अपना ये जो फंक्शन है ना कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर, मैं इसको कॉल करता हूं। ठीक है, मैं इसको कॉल कर लेता हूं मेन फंक्शन के अंदर। ठीक है, और इसके बाद मैं यहां पे लिखता हूं सी आउट स्टेटमेंट, और यहां पे मैं लिखता हूं कि आई के दी कंट्रोल इज बैक इन द मेन फंक्शन। द कंट्रोल इज बैक इन द मेन फंक्शन। अब देखिए होगा क्या, आपका मेन फंक्शन जो है वो चलेगा। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे प्रिंट होकर नजर आएगा कि आई एम इन द मेन फंक्शन, जिससे आपको ये वेरीफाई हो जाएगा कि आप अभी फिलहाल किस में मेन फंक्शन के अंदर हैं। उसके बाद आपका ये कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर वाला जो फंक्शन है ये चलेगा, तो मेन फंक्शन रुक जाएगा और कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर की जो बॉडी है वो चलना शुरू हो जाएगी। और उसके अंदर पहली स्टेटमेंट आपको प्रिंट होकर नजर आएगा कि 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ माई क्लास विल बी क्रिएटेड। ठीक है, और उसके बाद ये जो दो आपके जो ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं obj1 obj2, तो obj1 जब बनेगा तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आएगा कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। उसके बाद कंट्रोल वापस आएगा इस कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर के अंदर, और obj2 क्रिएट हो रहा है तो दोबारा कंट्रोल वापस जाएगा कंस्ट्रक्टर के अंदर, और कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होगा और आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा कि कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। फिर कंट्रोल जो है ना कंस्ट्रक्टर से वापस आएगा यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद ये जो स्टेटमेंट है आपकी इस कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर वाले मेथड के अंदर कि द फंक्शन इज टर्मिनेटिंग एंड रिटर्निंग द कंट्रोल टू द मेन फंक्शन, ये जो आपकी आउटपुट स्टेटमेंट है, ये आउटपुट स्टेटमेंट जो है वो आपको नजर आएगी। और इसके बाद ये बाकी तो इसके अलावा तो और कोई स्टेटमेंट नहीं है ना इस पर्टिकुलर फंक्शन में, मींस कि ये फंक्शन कंप्लीट हो चुका है, ये फंक्शन जो है टर्मिनेट हो गया। तो जब ये फंक्शन टर्मिनेट हो रहा है तो इस फंक्शन के अंदर तो आपने 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए थे, उनको मेमोरी स्पेस एलोकेट की थी, तो वो मेमोरी स्पेस अब डी एलोकेट होगी बिकॉज योर फंक्शन इज बीइंग कंप्लीटेड नाउ। तो उस केस के अंदर चूंकि आपके 2 ऑब्जेक्ट्स हैं obj1 obj2, तो obj1 के लिए डिस्ट्रक्टर एक दफा कॉल होगा और obj2 के लिए एक दफा डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, और 2 दफा आपको स्क्रीन पे प्रिंट होगा कि डिस्ट्रक्टर कॉल्ड। 2 दफा स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, डिस्ट्रक्टर कॉल्ड। और उसके बाद चूंकि आपका ये मेंबर फंक्शन तो नहीं है, ये तो नॉर्मल फंक्शन है, ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो कंट्रोल जो है ना वो आपका वापस मेन फंक्शन में आएगा, क्योंकि आपने कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर फंक्शन को यहां से कॉल किया था। और इसके बाद जो है ना ये आपकी सी आउट स्टेटमेंट है कि द कंट्रोल इज बैक इन द मेन फंक्शन, ये स्टेटमेंट आपकी जो है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगी। तो मैं इस प्रोग्राम को क्या कर लेता हूं, सेव कर लेता हूं और इसको मैं डिबग कर लेता हूं। ठीक है, अगर कोई एरर हो तो उस एरर को रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एरर है, एरर क्या है कि यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगा हुआ। ठीक है, इसको मैं दोबारा से कंपाइल कर लेता हूँ। ठीक है, इसको बिल्ड कर लेता हूं। मैंने पहले शायद लफ्ज डिबग यूज किया था, डिबग नहीं है बिल्ड है, बिल्ड का मतलब कि कंपाइल करना है। इसको मैंने कंपाइल कर रहा हूं और इसको मैं रन कर लेता हूं। ठीक है, अब देखें आपका प्रोग्राम क्या कह रहा है, आई एम इन द मेन फंक्शन, दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज बीइंग शोन ओवर हेयर, व्हाई, बिकॉज मेन फंक्शन में आपने ये लिखा है ना कि आई एम इन द मेन फंक्शन, आई एम इन द मेन फंक्शन। उसके बाद आपने कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर जो फंक्शन है उसको आपने कॉल किया है। कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर जो फंक्शन है आप उसके अंदर आ जाओगे, और उसके अंदर जो पहली स्टेटमेंट है वो लिखी है कि सी आउट स्टेटमेंट है 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ माई क्लास विल बी क्रिएटेड। तो ये देखें 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ माई क्लास विल बी क्रिएटेड, ये मैसेज प्रिंट हो गया। इसके बाद 2 ऑब्जेक्ट्स बने, obj1 के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, obj2 के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, ये 2 स्टेटमेंट्स भी चल गई। उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट है कि द फंक्शन इज टर्मिनेटिंग एंड रिटर्निंग द कंट्रोल टू द मेन फंक्शन। ठीक है, द फंक्शन इज टर्मिनेटिंग एंड रिटर्निंग द कंट्रोल टू द मेन फंक्शन, यानी कि फंक्शन आपका कंप्लीट होने से पहले ये मैसेज आपको दे रहा है, और फंक्शन कंप्लीट होने से पहले डिस्ट्रक्टर चल रहा है, और यहां पे लिखा हुआ है डिस्ट्रक्टर कॉल्ड, क्योंकि आपने 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए थे तो इसलिए डिस्ट्रक्टर भी दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए बारी बारी चलेगा।
और इसके बाद आपके प्रोग्राम का कंट्रोल जो है वो वापस आ जाएगा मेन फंक्शन में, और मेन फंक्शन में अब लाइन नंबर 23 चलेगी, और लाइन नंबर 23 में लिखा है कि द कंट्रोल इज बैक इन द मेन फंक्शन। तो ये जो आपको नजर आ रहा है ना कि स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ कि द कंट्रोल इज बैक इन द मेन फंक्शन, ये आपकी मेन फंक्शन की लास्ट स्टेटमेंट है। इसके बाद आपका मेन फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा, और मेन फंक्शन कंप्लीट होने का मतलब है कि आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो आई होप कि ये डिस्ट्रक्टर का जो कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हो गया होगा। डिस्ट्रक्टर आपका एक ऐसा मेंबर फंक्शन होता है क्लास का जो कि आपके ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करता है। मेमोरी में जो ऑब्जेक्ट्स ने स्पेस कंज्यूम की होती है उस स्पेस को डी एलोकेट करता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। और इसका नाम और आपकी क्लास का नाम, जैसे आपकी क्लास का नाम यहाँ पे है माई क्लास, तो आपकी डिस्ट्रक्टर का नाम और आपके क्लास का नाम सेम होगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले एक टिल्डे ऑपरेटर लगा होगा, टिल्डे का कैरेक्टर लगा होगा, और इसकी रिटर्न टाइप कोई नहीं होती, जस्ट लाइक कंस्ट्रक्टर, और इसको आप किसी किस्म का कोई आर्ग्यूमेंट भी पास नहीं कर सकते। तो आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रक्टर्स। ओके जी, तो ये था डिस्ट्रक्टर्स के बारे में, हमने कॉन्सेप्ट स्टडी किया। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा है जी वैलिडेटिंग द डेटा विद सेट फंक्शंस, ठीक है। अ सेट फंक्शन यानी कि अ सेटर फंक्शन शुड वैलिडेट द वैल्यू बिफोर असाइनिंग टू द प्राइवेट डेटा मेंबर। के जो सेटर फंक्शंस हैं वो हमने पढ़े थे लास्ट लेक्चर के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर। सेटर फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिनको हम वैल्यूज पास करते हैं, और उन वैल्यूज को वो लेके क्या करता है, उन वैल्यूज को लेके वो क्लास के डेटा मेंबर्स को असाइन कर देता है, ठीक है। तो ये सेटर फंक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो ये देखे कि यार जो वैल्यूज मुझे मिल रही है ना, वो प्रॉपर या सही या लीगल वैल्यूज हैं या नहीं, इलीगल वैल्यूज तो नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर अभी एग्जांपल भी कर लेंगे, देख लेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय दैट। सेट फंक्शन यानी कि सेटर फंक्शंस कैन रिटर्न अ वैल्यू और मे डिस्प्ले अ मैसेज इफ इनवैलिड डेटा इज असाइंड टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसके ऊपर छोटा सा एक प्रोग्राम हम बना लेते हैं। यहां पे मैं एक नया प्रोजेक्ट बना लेता हूं, कंसोल एप्लीकेशन है C++। नेक्स्ट, इसका नाम रख देते हैं सेटर फंक्शन। इस प्रोजेक्ट का नाम है सेटर फंक्शन। इसको नेक्स्ट किया, इसको फिनिश किया, ठीक है। बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं मैं इसको क्लोज कर देता हूं। सेटर फंक्शन में सोर्सेज मेन डॉट cpp, ठीक है। और इसके अंदर जो है हम क्या करते हैं कि एक क्लास बना लेते हैं। इस क्लास का नाम है जी एग्जाम्पल। इस क्लास के अंदर इस क्लास के अंदर इसका कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। इस क्लास के अंदर प्राइवेट का कीवर्ड, प्राइवेट का एक्सेस स्पेसिफायर, और इसके अंदर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं नंबर, ठीक है। और जो मेरा कंस्ट्रक्टर है वो क्या करेगा, वो इस नंबर वेरिएबल को डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो मेरा है वो इस नंबर वेरिएबल को 0 असाइन कर देगा, ठीक है। ये इसका काम है। और पब्लिक के अंदर हम क्या कर लेते हैं कि एक फंक्शन बना लेते हैं जो कि जिसकी रिटर्न टाइप है इंटीजर इंट। इसका नाम रख देते हैं गेट नंबर। ये क्या करेगा, ये नंबर जो वैल्यू होगी, जो नंबर जो डेटा मेंबर है ना, उसको हम क्या कर लेंगे यहाँ पे इसके अंदर रिटर्न करवा देंगे। इसका काम है नंबर वेरिएबल में जो क्लास का वेरिएबल है इसमें जो भी वैल्यू पड़ी है उसको क्या कर लो, रिटर्न कर लो। और इसी तरीके से वॉइड मेंबर फंक्शन एक बना लेते हैं सेट नंबर के नाम से, और ये जब भी चलेगा इसको एक इंटीजर टाइप की वैल्यू मिलेगी, इंटीजर n, ठीक है। और ये इस n को नंबर वेरिएबल के अंदर असाइन कर देगा, ठीक हो गया जी। ओके, बाकी इसमें और कोई मेंबर फंक्शंस नहीं है। अब इस तरह कर लेते हैं कि इस क्लास का जिसका नाम है एग्जाम्पल, इसके दो ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं obj1 obj2। ओके जी, तो अब यहाँ पे एक मैसेज देते हैं यूजर को, बल्कि एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं जो सेट नंबर का जो फंक्शन है ना उसको कॉल कर लेते हैं obj1 के लिए। obj1 डॉट सेट नंबर, और इसको एक वैल्यू पास कर लेते हैं -5, ठीक है, मिसाल के तौर। या इस तरह कर लेते हैं कि इसको हम
3 पास कर लेते हैं, ठीक है। और obj2 जो है उसका भी सेट नंबर फंक्शन कॉल कर लेते हैं और उसको 2 पास कर लेते हैं। ओके जी। सी आउट स्टेटमेंट, ठीक है, इसमें हम लिख देते हैं कि द वैल्यू स्टोर्ड इन द नंबर वेरिएबल ऑफ obj1 इज इक्वल टू, obj1 के अंदर जो नंबर वेरिएबल की वैल्यू है वो कहां पड़ी हुई है, वो नंबर वेरिएबल में पड़ी है, लेकिन नंबर वेरिएबल की वैल्यू को रिटर्न करने के लिए हमने ये फंक्शन बनाया हुआ है गेट नंबर। तो हम यहां पे लिख देंगे obj1 डॉट गेट नंबर, तो ये उसकी वैल्यू को रिटर्न कर देगा, उसकी वैल्यू को यहां पे रिटर्न कर देगा। इसी तरीके से इसके अंदर मैं यहां पे लगा देता हूं \n, और इसी तरीके से यहां पे इसी स्टेटमेंट को मैं कर लेता हूं कॉपी और इसी स्टेटमेंट को मैं यहां पे कर लेता हूं पेस्ट। द वैल्यू स्टोर्ड इन द नंबर वेरिएबल ऑफ obj1 की बजाय लिखता हूं obj2 इज इक्वल टू obj2 डॉट गेट नंबर। ओके जी, इस प्रोग्राम को मैं कर लेता हूं सेव, इसको मैं कर लेता हूं बिल्ड, ठीक है, और इसको मैं कर लेता हूं रन। ओके, तो ये कह रहा है कि द वैल्यू स्टोर्ड इन द नंबर वेरिएबल ऑफ obj1 इज 3, क्योंकि हमने 3 वैल्यू पास की थी। द वैल्यू स्टोर्ड इन द नंबर वेरिएबल ऑफ obj2 इज इक्वल टू 2, तो हमने इसमें 2 ही वैल्यू पास की थी, ठीक है। यहां पे आपकी एग्जांपल जो है क्लास, उसके 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए obj1 obj2। obj1 के लिए भी कंस्ट्रक्टर चलेगा और स्टार्ट में नंबर वेरिएबल को, जो कि obj1 का नंबर वेरिएबल होगा, उसमें 0 डाल देगा, और obj2 का जो नंबर वेरिएबल होगा उसमें भी स्टार्ट में क्या डाल देगा, 0 डाल देगा। फिर उसके बाद obj1 का सेट नंबर फंक्शन चल रहा है, मेंबर फंक्शन, और उसको हम क्या पास कर रहे हैं, 3। तो सेट नंबर के अंदर जो है ये मेंबर फंक्शन आपका चलना शुरू हो जाएगा, और ये 3 जो है वेरिएबल n में आके कॉपी होगा, और n की वैल्यू जो है वो obj1 के नंबर वेरिएबल में आके कॉपी हो जाएगी। और इसी तरीके से obj2 का जो सेट नंबर है हम इसको 2 पास कर रहे हैं, तो ये 2 यहां से पास ऑन होके इस वेरिएबल n में आएगा, और n की वैल्यू obj2 के नंबर वेरिएबल में आके क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। और इसके बाद हम इसकी वैल्यूज को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिटर्न करवा रहे हैं obj1 का जो गेट नंबर मेंबर फंक्शन है उसके थ्रू, और obj2 का जो गेट नंबर मेंबर फंक्शन है उसके थ्रू। अच्छा जी, यहां पे एक और काम करते हैं। अब यहां पे ना एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है, इंटीजर, लेट्स सपोज n, और यहां पे मैं लिख देता हूं कि एंटर द वैल्यू ऑफ नंबर टू स्टोर इन क्लास, या टू स्टोर इन द डेटा मेंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स के डेटा मेंबर में वैल्यू स्टोर करने के लिए आप एक नंबर मुझे दे दो जो कि वेरिएबल n में जाके स्टोर होगा, और obj1 डॉट सेट नंबर में अब 3 की बजाय यहां पे मैं क्या लिख देता हूं, n लिख देता हूं, ठीक है, ठीक है जी। और obj2 में वही 2 वैल्यू जो है ना वो हमने पास की है। अच्छा जी, इसको मैं कर लेता हूं सेव, और यहां पे बल्कि मैं जो आपका जो मैसेज है वो लिख देता हूं कि एंटर दी पॉजिटिव वैल्यू। मैं चाहता हूं कि पॉजिटिव वैल्यू ही इनपुट हो, नेगेटिव वैल्यू इनपुट जो है वो मैं अगर करूं तो वो ना कर पाऊं, लेकिन अभी मैं वो कर नहीं सकता, उसको मैंने वैलिडेट नहीं किया हुआ, ठीक है। इसको मैं बिल्ड कर लेता हूं, मैं आपको ये करके दिखा देता हूं। इसको मैं नेक्स्ट करता हूं, ये कह रहा है कि एंटर द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ अ नंबर टू स्टोर इन द डेटा मेंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, कि obj1 के नंबर वेरिएबल में मैंने वैल्यू स्टोर करनी है और पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करनी है। मैं अगर 5 दे देता हूं फॉर एग्जांपल, एंटर करता हूं, तो ये कह रहा है कि यार obj1 के ना नंबर वेरिएबल में 5 पड़ा है, और obj2 के नंबर वेरिएबल में 2 पड़ा है, क्योंकि यहां से मैंने 2 पास किया हुआ है, ठीक है। तो ये वैल्यू मुझे इस तरीके से शो करके दे रहा है। अच्छा, दोबारा रन करते हैं और एक नेगेटिव वैल्यू देते हैं इसको, -9, ठीक है। रन किया तो होना तो ये चाहिए था कि ये मुझे कोई मैसेज देता, मुझे कहता कि यार -9 कैन नॉट बी स्टोर्ड, ठीक है, लेकिन इसने वैल्यू जाके स्टोर कर दी, ठीक है। obj1 के नंबर वेरिएबल में इसने -9 स्टोर कर दिया। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है, यही हमारा टॉपिक है। हम ये देखेंगे कि हम कैसे फोर्स करें, इनफोर्स करें कि वैलिड डेटा जो है आपके क्लास के डेटा मेंबर्स में जाके स्टोर हो जाए। तो सेट नंबर के अंदर हम यहाँ पे, अब चूंकि ये जो सेट नंबर जो मेंबर फंक्शन है बेसिकली इसका काम है कि वो वैल्यूज वेरिएबल, यहां से ये जो सेट नंबर है ये वेरिएबल n की वैल्यू हम इसको पास कर रहे हैं, ये n की वैल्यू जो है यहां पे डिक्लेयर्ड वेरिएबल n में आके कॉपी होगी जो कि -9 थी,
और -9 की वैल्यू obj1 ऑब्जेक्ट के नंबर वेरिएबल में कॉपी हो गई थी। तो मैं यहाँ पे जस्ट सिंपल एक इफ स्टेटमेंट लिख सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ कि यार इफ नंबर इज लेस देन 0, अगर नंबर लेस देन 0 है तो एक यूजर को एक मैसेज दे दो, ठीक है, कि नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी stored in objects data member, ठीक है। और एल्स में आप लिख दें कि अगर तो आपकी कंडीशन अगर यानी कि इफ नंबर इज नॉट लेस देन 0, तो एल्स में क्या करो यार, वेरिएबल एन में जो कुछ आया हुआ है उसको नंबर वेरिएबल के अंदर आप जो है वो डाल दो। तो अब मैं इसको सेव करता हूं और इसको मैं बिल्ड करता हूं, ठीक है, और इसको मैं रन कर लेता हूं। एंटर द पॉजिटिव वैल्यू, मैं लेट सपोज पॉजिटिव वैल्यू देता हूं, लेट सपोज मैं स्टार्ट में सही वैल्यू देता हूं 10, ठीक है। तो obj1 के नंबर वेरिएबल में उसने 10 डाल दिया और आपको यहाँ पे डिस्प्ले भी करके दे दिया। दोबारा से रन करते हैं इसको। इसमें मैं अब नेगेटिव वैल्यू देता हूं विच इज लेस देन 0, ठीक है। The value stored in the number variable of obj1 is -5 which shouldn't be the case, ठीक है। I believe कि इसको बिल्ड करना था, ठीक है। इसको मैं सेव कर लेता हूं, ओके सेव है, इसको मैं बिल्ड कर लेता हूं, ओके बिल्ड हो गया। इसको रन कर लेते हैं और -5 वैल्यू देते हैं। -5 ये एक्सेप्ट कर रहा है, देयर इज सम काइंड ऑफ अ लॉजिकल एरर। मैं वो लॉजिकल एरर रिमूव करता हूं और फिर मैं आपसे वापस मिलता हूं। तो उस वक्त तक मैं इस वीडियो को पॉज कर लेता हूं। ओके डियर स्टूडेंट्स, एक सिली सी मिस्टेक है। वो मिस्टेक ये है कि सेट नंबर जब फंक्शन कॉल हो रहा है यहाँ पे, तो मैं उसको वेरिएबल n में मौजूद जो वैल्यू जो कि नेगेटिव वैल्यू थी वो मैं पास कर रहा था, और वो n की वैल्यू पास होके इस वेरिएबल n में आके कॉपी हो रही है। तो मुझे यहाँ पे इफ स्टेटमेंट में नंबर नहीं लिखना, बल्कि ये जो n वेरिएबल की वैल्यू है ना, ये मुझे चेक करनी है कि क्या ये लेस देन 0 है या नहीं। तो ये मिस्टेक थी, लॉजिकल एरर था, ठीक है। इसको मैं बिल्ड कर लेता हूं और इसको मैं रन कर लेता हूं। एंटर द पॉजिटिव वैल्यू, और मैं यहाँ पे लेट सपोज एंटर करता हूं -15, ठीक है। तो ये मैसेज दे रहा है कि नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट्स डेटा मेंबर, और फिर आगे जो है मुझे दिखा रहा है कि द वैल्यू स्टोर्ड इन द नंबर वेरिएबल ऑफ obj1 इज इक्वल टू 0, और obj2 में तो वैसे ही 2 जा रहा था। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि obj1 की ये 0 वैल्यू क्यों दिखा रहा है। देखें मेन फंक्शन में जब ये obj1 आपका बना था तो कंस्ट्रक्टर चला था। जब कंस्ट्रक्टर चला था तो कंस्ट्रक्टर ने तो कहा था कि यार obj1 के ना नंबर वेरिएबल में क्या डाल दो, 0 डाल दो। तो ये 0 वैल्यू वहीं पड़ी हुई है, चेंज नहीं हुई, ठीक है। चेंज तब होगी अगर आप n की वैल्यू अगर वो लेस देन 0 नहीं है, ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0 है, तो फिर आपका एल्स का पोर्शन चलेगा और n वेरिएबल में जो कुछ पड़ा होगा वो obj1 के नंबर वेरिएबल में जाके कॉपी हो जाएगा, और उसमें पुरानी वैल्यू जो पड़ी थी, इनिशियल वैल्यू जो उसकी पड़ी थी 0, उससे उसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप समझ आपको आया होगा, ठीक है। ओके जनाब, तो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसकी तरफ, कि कंस्ट्रक्टर विद डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। आपके पास यहाँ पे क्लास है डेट, इसमें प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं, इंटीजर मंथ, इंटीजर डे, इंटीजर ईयर। पब्लिक डेटा जो है मेंबर फंक्शंस हैं इसके अंदर दो। ये डेट है, क्योंकि क्लास का नाम भी डेट है, तो ये जो मेंबर फंक्शन है ये आपका क्या है, ये कंस्ट्रक्टर है। इस कंस्ट्रक्टर को ना 3 आर्ग्यूमेंट्स आपने पास किए हैं, ठीक है। इंटीजर m इज इक्वल टू 1, इंटीजर d इज इक्वल टू 1, इंटीजर y इज इक्वल टू 2000, और इसमें लिखा है कि m की वैल्यू मंथ में डाल दो, d की वैल्यू डे में डाल दो, और y वेरिएबल की वैल्यू जो है ना वो ईयर के अंदर डाल दो, और इसको ना क्या कर लो, प्रिंट कर लो, ठीक है। इसमें मेथड है वॉइड प्रिंट। जब ये मेथड कॉल होगा, किसी ऑब्जेक्ट ने इसको कॉल करना है ऑब्वियसली, तो जब ऑब्जेक्ट इसको कॉल करेगा तो उसको मंथ की वैल्यू, डे की वैल्यू और ईयर की वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करके देगा। तो इसको जो है हम इस प्रोग्राम को बना लेते हैं, ठीक है, और देख लेते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय कंस्ट्रक्टर विद डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। तो मैं यहाँ पे चले जाता हूँ अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। प्रोजेक्ट के अंदर मैं कंसोल एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ, इसको नेक्स्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे लिख देते हैं कंस्ट्रक्टर विद डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, और इसको फिनिश कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सोर्सेज में आएंगे, मेन से main.cpp के अंदर आएंगे,
ये जो स्टेटमेंट लिखी है इसको मैं रिमूव कर लेता हूं और यहाँ पे अपनी जो क्लास है वो बना लेते हैं। क्लास का नाम क्या था उसमें एग्जांपल के अंदर? डेट। ठीक है, इसमें पब्लिक आपका एक तो कंस्ट्रक्टर है डेट, और इसमें इंटीजर d इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ था। ठीक है, इंटीजर m इज इक्वल टू 1, इंटीजर y इज इक्वल टू 2000 लिखा हुआ था। और इसकी बॉडी के अंदर लिखा है कि यार डे वेरिएबल में d डाल दो, मंथ वेरिएबल के अंदर m डाल दो, और ईयर वेरिएबल के अंदर जो y वेरिएबल की वैल्यू होगी वो डाल दो। ठीक है, पब्लिक से पहले हम इस तरह कर लेते हैं कि इसका जो प्राइवेट जो पार्ट है जिसमें डेटा मेंबर्स होते हैं उनको डिक्लेयर कर लेते हैं। इंटीजर, इसमें एक वेरिएबल है आपका डे, एक वेरिएबल है आपका क्लास का वेरिएबल है मंथ, और एक क्लास का वेरिएबल है ईयर। फिर इसके बाद एक मेंबर फंक्शन था void, नाम था उसका प्रिंट, और ये जब भी कॉल होगा, ठीक है, इसका मैं कोड देख लेता हूं कि इसमें क्या कोड लिखा है। सी आउट मंथ की वैल्यू, डे की वैल्यू, ईयर की वैल्यू सेपरेटेड विद फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, सी आउट मंथ की वैल्यू प्रिंट करो, स्पेस दे दो, ठीक है, बल्कि स्पेस ना दो, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश, और इसके बाद जो है, सॉरी मंथ है, मैं पहले डे लिख देता हूं कि डे जो डेटा मेंबर है उसकी वैल्यू प्रिंट करो, मंथ की वैल्यू प्रिंट करो, और उसके बाद एक फॉरवर्ड स्लैश डिस्प्ले कर दो, और उसके बाद आखिर में ईयर की वैल्यू जो है वो प्रिंट कर दो। बस आपकी क्लास जो है यहाँ पे कंप्लीट है। अब दो ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे हम यहाँ पे। जो डेट क्लास है उसके दो ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, एक होगा उसका नाम है obj1, ठीक है, obj1, और एक होगा obj2, लेकिन obj2 के अंदर मैं 3 वैल्यूज पास करूंगा। ठीक है, लेट सपोज 6 2 19 90, और यहां पे obj1 के लिए जो प्रिंट का फंक्शन है उसको कॉल कर लेते हैं, और obj2 के लिए जो प्रिंट का फंक्शन है उसे कॉल कर लेते हैं। मैं इस प्रोग्राम को कर लेता हूं सेव, इसको मैं कर लेता हूं बिल्ड, और इसमें देख लेता हूं कि कोई एरर तो नहीं है। ओके, देयर इज नो एरर। और इस प्रोग्राम को ना मैं एक दफा रन करके ना आपको इसका पहले तो आउटपुट दिखाता हूं, फिर इसके बाद इसकी जो वर्किंग है वो आपको मैं दिखाता हूं। इसको मैं रन कर लेता हूं। ओके, इस तरह है कि इसमें हम यहाँ पे ये जो ईयर है इसके बाद मैं एंड एल का कैरेक्टर डाल देता हूँ। ठीक है, न्यू लाइन का कैरेक्टर। इसको बिल्ड कर लेते हैं और इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये obj1 जो है, obj1 जो है उसके प्रिंट का फंक्शन जब कॉल हुआ तो उसने प्रिंट किया 112,000, और obj2 का जो प्रिंट फंक्शन है वो कॉल हुआ तो उसने 6/2/1990 आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करके दिया है। ठीक है, ये कैसे, इसकी वर्किंग क्या है इसको देख लेते हैं। यहाँ पे ना देखें, मेन फंक्शन से शुरू करते हैं। मेन फंक्शन में आपने डेट क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, एक का नाम है obj1, एक का नाम है obj2। obj1 को आपने किसी किस्म का कोई भी आर्ग्यूमेंट्स आपने पास नहीं किया, लेकिन obj2 जब आप बना रहे हो तो आपने ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है 6,2,1990। ठीक हो गया, obj1 को किसी किस्म के कोई आर्ग्यूमेंट्स आपने पास नहीं किए, और obj2 को आपने पास किया है 6,2,1990। यहां पे जब obj1 जब बनेगा तो जो मेथड कॉल होगा ऑटोमेटिकली वो आपका कंस्ट्रक्टर होगा। तो हम चलते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर। ये आपकी कंस्ट्रक्टर की स्टेटमेंट है। आपने obj1 को बनाने के लिए यहां पे किसी किस्म का कोई भी आर्ग्यूमेंट आपने पास नहीं किया, तो ये क्या करेगा, ये d की वैल्यू 1 जो कि डिफॉल्ट वैल्यू है d की, वो एक्सेप्ट कर लेगा और उसको डे वेरिएबल के अंदर डाल देगा। m में पड़ी हुई वैल्यू जो कि 1 होगी, जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी, उसको उठाएगा और मंथ वेरिएबल में डाल देगा। y वेरिएबल की वैल्यू जो कि डिफॉल्ट वैल्यू है 2000, उसको लेगा और उसको ईयर वेरिएबल के अंदर डाल देगा। किस ऑब्जेक्ट के लिए? obj1 के लिए। तो ये देखें, obj1 के केस में जो आपको प्रिंट करके दे रहा है, तो obj1 का जब प्रिंट मेथड जब चलेगा तो वो तो obj1 का डे वेरिएबल, मंथ वेरिएबल और ईयर वेरिएबल की वैल्यू शो करेगा ना आपको। तो
तो उसके डे वेरिएबल में 1 है, मंथ वेरिएबल में 1 है, उसके ईयर वेरिएबल के अंदर 2000 है, जो कि बेसिकली आपकी ये डिफॉल्ट वैल्यूज हैं। यानी कि अगर आप कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और आप उसको किसी किस्म का कोई आर्ग्यूमेंट अगर पास ना करें, यानी कि आप अगर उसको उसका जब कंस्ट्रक्टर चले तो आप चाहें कि जी कंस्ट्रक्टर के अंदर पहले से मौजूद कोई डिफॉल्ट वैल्यूज हो, ठीक है, पहले से कुछ सेट वैल्यूज हो, जैसे डी की वैल्यू 1, एम की वैल्यू भी 1 और वाई की वैल्यू भी 2000। तो ये तीन वैल्यूज अगर आप चाहते हैं कि 1 1 2000 जो है वो आपके ऑब्जेक्ट के डे मंथ और ईयर वेरिएबल के अंदर भी जाके स्टोर हो जाए, तो इस तरह से आप अपने कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन यहां पे जब OBJ2 आप बना रहे हो तो आपने कहा यार कि इसको ना मैं तीन आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहा हूं, 6 जो कि डे की वैल्यू होगी, 2 जो कि मंथ की वैल्यू होगी, 1990 जो कि ईयर की वैल्यू होगी। तो ये 6 की वैल्यू जो है ना, जब देखें यहां पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट जब बनेगा तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो कंस्ट्रक्टर को 6 2 और 1990 रिसीव होंगे। 6 रिसीव होगा वेरिएबल डी में, 2 रिसीव होगा वेरिएबल एम में, वाई के अंदर रिसीव होगा 1990, डी की वैल्यू 6 वो डे वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी ऑफ OBJ2, एम में आने वाली वैल्यू जो कि 2 है, ठीक है, 2 से वैल्यू आई है एम में, और एम की वैल्यू जो कि 2 है जो मंथ वेरिएबल में ऑफ OBJ2 में जाके स्टोर हो जाएगी, और 1990 आपने यहां से वैल्यू भिजवाई है जो कि वेरिएबल वाई में जाके स्टोर हो जाएगी, और वेरिएबल वाई की वैल्यू आपके OBJ2 दूसरे ऑब्जेक्ट के ईयर वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगी। तो जब आप OBJ1 का प्रिंट लेंगे तो वो आपको डिस्प्ले करके देगा, ये जो आपके कंस्ट्रक्टर के अंदर जो डिफॉल्ट वैल्यूज हैं उनको डिस्प्ले करके देगा, और OBJ2 जब प्रिंट होगा तो वो आपको ये बेसिकली 6 2 1990 जो वैल्यूज आपने भिजवाई थी वो ये बेसिकली आपको प्रिंट करके देगा। ठीक है, तो आई होप कि यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो कि है रिलेटेड टू द डिफॉल्ट वैल्यूज। ठीक है, कंस्ट्रक्टर विद डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, कि अगर आपने कंस्ट्रक्टर को कुछ आर्ग्यूमेंट्स नहीं दिए तो वो ये जो डिफॉल्ट वैल्यूज हैं इनको उठा के आपके क्लास के डेटा मेंबर्स के अंदर असाइन कर देगा, और अगर आपने उसको कोई वैल्यूज दी हैं तो उन वैल्यूज को उठा के मंथ डे और ईयर वेरिएबल के अंदर असाइन कर देगा। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफी है। आज की वीडियो जो है वो भी बहुत ज्यादा लेंथी हो गई है। मैं जो हूँ नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो की जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट्स एज फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स यहीं से ही हम जो है अपने प्रोग्राम को जो है कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अपने इस वीडियो लेक्चर्स की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। इट इज एनफ फॉर टुडे। आई होप के यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब टू माय चैनल विच इज हुज नेम इज कोड विद फैसल। आप इसको सब्सक्राइब कर लें और प्रोग्राम्स जितने भी आपको करवाए हैं काइंडली इसकी प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, और आई होप कि आपने जितने भी कॉन्सेप्ट्स इस वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़े हैं वो सारे के सारे आपको क्लियर हो चुके होंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि सारा टॉपिक क्लियर है, मैं अपनी इस वीडियो को जो है वो ख़त्म करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज़।